हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों को देखेंगे जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांध का नाम, वह किस नदी पर है और उसकी स्थिति अभी क्या है। सबसे पहला है रामगंगा। तो ये रामगंगा जो बांध है ये रामगंगा नदी पर है और ये कहाँ पे है, तो यह है धामपुर और जिला बिजनौर। दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर या इसी को कहते हैं रिहंद बांध। ये कहाँ है, ये रिहंद नदी पे है और ये पिपरी सोनभद्र में है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला ओबरा। ये जो ओबरा बांध है यह रिहंद नदी पर है और ये कहाँ है, सोनभद्र में। यानी सोनभद्र में दो बांध हैं, एक तो गोविंद बल्लभ पंत सागर और दूसरा ओबरा बांध। उसके बाद देखेंगे काठी। ये जो काठी बांध है यह रामगंगा नदी पर है और ये बिजनौर जिले में है। अगला माता टीला, जो कि कई बार पूछा गया है। माता टीला बांध जो है यह बेतवा नदी पर है और यह है कहाँ, झांसी में। मूसा कहंद बांध कर्मनासा नदी पर है, चंदौली जिले में। जिरगो बांध जिरगो नदी पर है और यह कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग अहरौरा। ये जो अहरौरा बांध है ये गराई नदी पर है। अहरौरा बांध कहाँ पे है, गराई नदी पे, और ये जिला मिर्ज़ापुर है। मेजा अभी ये निर्माणाधीन है, अभी ये बन रहा है। ये बेलन नदी पर है और ये भी है मिर्ज़ापुर में। फिर है अधवा। अधवा जो है ये अधवा नदी पर है और ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में टोटल 4 है, जिरगो, अहरौरा, मेजा और अधवा। फिर अगला है परीक्षा बांध। जो पारीक्षा बांध, परीक्षा नहीं पारीक्षा, पारीक्षा बांध जो है यह बेतवा नदी पर है और जिला इसका है झांसी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गढ़वा। तो जो गढ़वा बांध है यह गढ़वा नदी पर है और ये कहाँ है, चित्रकूट में। जामनी बांध जामनी नदी पर है और ये ललितपुर में है, यानी झांसी के पास ही है। अगला है कालागढ़। जो कालागढ़ बांध है यह रामगंगा नदी पर है और ये जिला जो है इसका, या जगह जो है लोकल एरिया वह है कालागढ़। रोहिणी भी कई बार पूछा गया है। रोहिणी बांध जो है ना, रोहिणी नदी पर है और ये कहाँ है, ललितपुर में। शहजाद बांध शहजाद नदी पे है और ये है कहाँ, ललितपुर में। गोविंद सागर भी शहजाद पर ही है और ये कहाँ पे है, जिला इसका है ललितपुर। अगला सजनाम, ठीक है ना। तो ये जो सजनाम है ये सजनाम नदी पे है और ये है कहाँ, ललितपुर में। देखिए गोविंद सागर है, ये गोविंद सागर शहजाद और ललितपुर में है। और एक ऊपर इसके ऊपर था गोविंद बल्लभ पंत था, ठीक है ना। तो ये रिहंद नदी पे पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, मौदहा बांध जो है ये बिरमा नदी पे है, हमीरपुर में। सुकमा डुकमा कई बार पूछा गया, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पे है, झांसी में। फिर देखेंगे हम लोग चंद्रप्रभा। जो ये चंद्रप्रभा बांध है ये चंद्रप्रभा नदी पे है और ये चंदौली में है। ठीक है। कन्हर बांध परियोजना कन्हर पे है और ये है कहाँ, सोनभद्र में। अर्जुन जो है अर्जुन नदी पे, ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। और झलारपुर कदरिया नदी पे है और ये भी कहाँ है, महोबा में। और आखिरी जो है पथराई कहाँ है, पथराई और सुखनाई नदी पे है और जगह है इसका झांसी। तो इस तरह से यूपी में जितने भी बांध हैं वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। यूपी के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे याद हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें ये देखेंगे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाती है और कौन कौन से परोक्ष कर लगाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स किस पे लेती है। तो केंद्र सरकार जो है हमसे आयकर पे, निगम कर, धन कर, स्टेट ड्यूटी, व्यय कर और उपहार कर, ये जो 6 हैं, ये 6 तरह के ये डायरेक्ट टैक्स हमसे लेती है केंद्र सरकार। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि राज्य सरकार हमसे कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स लेती है। राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर, पहला है इसका भू राजस्व, दूसरा होटल प्राप्तियों पर कर, अगला कृषि आय पर कर और व्यवसाय कर, और आखिरी में रोजगारों पर कर। तो ये जो है ये राज्य सरकार के डायरेक्ट टैक्स हैं। अक्सर पूछ लेता है, कोई दे देगा, पूछेगा कि ये इसमें से कौन राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं या केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, तो ये आपको याद रहना जरूरी है। फिर देखते हैं हम लोग
कि केंद्र सरकार के परोक्ष कर यानी जो इनडायरेक्ट वो लेती है, तो उसमें सबसे पहले क्या लेती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेती है, सेवा कर है, सीमा शुल्क है और बिक्री कर है। अगला हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार कौन सा टैक्स हमसे इनडायरेक्ट लेती है। तो राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर, पहला बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, दूसरा वाहन कर, उसके बाद प्रवेश कर, फिर विज्ञापन कर, उसके बाद शिक्षा का उपकर, शिक्षा कर नहीं है ये, शिक्षा का जो टैक्स है उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स है यानी शिक्षा उपकर, फिर कच्चे जूट पर कर, विद्युत कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क और आखिरी में डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर। और इसी की बात हमेशा गवर्नमेंट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कि डीजल पेट्रोल अगर आपको महंगा लग रहा है तो अपना टैक्स कम कर दीजिए, आपके स्टेट में कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस छोटी सी वीडियो में ये देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लेती है और कौन कौन से इनडायरेक्ट। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, उसमें ये देखेंगे कि यूपी में कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है और वह किस जिले में है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी जल विद्युत परियोजनाएं नदी और उनका स्थल। तो खारा जल विद्युत परियोजना, खारा जल विद्युत परियोजना जो है ये असन नदी पे है सहारनपुर में। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पे है और कहाँ पे है ये, सहारनपुर में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे माता टीला। माता टीला जो है ये बेतवा नदी पे है और ये ललितपुर में यानी झांसी के पास ललितपुर में है। फिर देखिए निर्गजनी, निर्गजनी और चितरौरा, ऊपरी गंगा नहर इसे कहते हैं, ये गंगा नहर पे है, नदी पे है और ये कहाँ पे है, यह है मुजफ्फरनगर में। अगला सलवा या भोला, इसको भी ऊपरी गंगा नहर कहते हैं, ये भी गंगा नदी पे है और ये कहाँ है, लोकेशन है इसकी मेरठ। अगला ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत परियोजना जो है ये रिहंद नदी पे है और जिला है इसका सोनभद्र। फिर देखते हैं हम लोग राजघाट। ठीक है, राजघाट जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ है, ये बेतवा नदी पे है और ये ललितपुर में है। ठीक, अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिहंद, रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे है और सोनभद्र पे है। ठीक, उसके बाद वेलका और बावेल, बेलका और बावेल, ये दो अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इन्हें पूर्वी यमुना नहर भी कहते हैं, यमुना नहर पे है और ये सहारनपुर में है। और आखिरी जो है शीतला जल विद्युत परियोजना, ये बेतवा नदी पे है और कहाँ पे है, ये झांसी में। तो इस तरह से हमने यूपी के इम्पॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाओं को देखा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटी सी वीडियो में ये देख लेते हैं कि कौन सा परमाणु केंद्र किस राज्य में है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा परमाणु केंद्र, या कोई परमाणु केंद्र दे देगा और पूछ लेगा ये किस राज्य में है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भद्रा परमाणु केंद्र। भद्रा परमाणु केंद्र जो है ये कर्नाटक राज्य में है। कल्पक्कम, कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है, ये कई बार पूछा भी गया। और नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। परमाणु केंद्र एक ही है उत्तर प्रदेश में। और तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कुल 1 2 3 4 5 हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कभी लगाइएगा तो इन राज्यों से हटके कभी भी मत लगाइएगा। और यूपी में जो नरौरा है यह बुलंदशहर में है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा 2022 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि है यूथ कंपटीशन टाइम्स से। पहला सेट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है और इसमें कंटिन्यू 15 सेट हैं और डेली एक एक सेट में करवाता रहूँगा। डिटेल का जो सोल्यूशन होगा उसको मैं अलग से दूंगा। अभी यहाँ सिर्फ आंसर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी शब्द में जो समास है वह है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है।
तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, भरपेट अव्ययी भाव, ये सही है। दूसरा राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, ये भी सही है। तीसरा देश निकाला बहुब्रीहि समास, ये गलत है और ये गलत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सुरा होता है, मधु होता है, मद होता है, लेकिन अमी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब कहा जाता है कलिका का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। मुकुल, कोरल, गुंचा ये सब जो है ना कलिका के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, सुलभ का उपर्युक्त विपरार्थक शब्द है, यानी सुलभ का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, चिरंतन का विलोम है, चिरंतन का जो विलोम होगा वह क्या होगा, वह होगा नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, तत्सम और तद्भव का युग्म सही है, यानी कौन सा युग्म ऐसा है जो तत्सम तद्भव के हिसाब से सही है। तो इसमें हो जाएगा कुच्छी या कोक, यानी जो तत्सम तद्भव का सही शब्द का जो पेयर है वह कुच्छी और कोक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि तद्भव शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो निडर जो है तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराकार का संधि विच्छेद क्या है। निराकार का संधि विच्छेद होता है निधन आकार, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको सिर्फ ये कहा जाता है अनाहूत, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से लोगों को लगेगा अतिथि, अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि न पता हो, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहेंगे, और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। अपना जिसका उद्देश्य पूरा हो गया हो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अधजल गगरी पलटत जाए, ये गलत है। अधजल गगरी पलटत जाए ऐसा कोई लोकोक्ति नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कुआं पीछे खाई, ये सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करें। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, अवसरवादी होना, ऑप्शन नंबर डी। यानी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब हुआ कि अवसरवादी होना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य जो होगा, शरीर से ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये भी, और शरीर पर ताकत होनी चाहिए। यानी अब ये 4 सेंटेंस। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ग्रामीण परिवेश से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थापित बीज मसाला निर्यात क्षेत्र देश का पहला निर्यात क्षेत्र। अगर आपसे निर्यात क्षेत्र पूछे कि कृषि में कौन हुआ, तो वह बीज मसाला निर्यात क्षेत्र है। कहाँ का, यह है एमपी का। अगला जो है परजीवी कृषि नवीनतम कृषि प्रणाली है, यानी सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कृषि करने की वह कौन सी है, परजीवी कृषि है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आधुनिक समय में फर्टिगेशन विधि के विकसित करने का श्रेय इजराइल को दिया जाता है। यानी फर्टिगेशन विधि जो है इसको किसने विकसित किया है, इसको विकसित किया है इजराइल ने। अगला, इजराइल में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सिंचाई का प्रमुख साधन प्रचलित है। यानी इजराइल वाले कैसा साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट, जोत
उपविभाजन और विखंडन की समस्या का स्थायी समाधान सहकारी खेती है। यानी जोत विभाजन और विखंडन को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस तरह की खेती करनी चाहिए? सहकारी खेती। अगला देखिए, भारत में श्वेत क्रांति सहकारिता के माध्यम से सफल हुई। अनुबंध कृषि भारत में पंजाब तथा तमिलनाडु में बड़े स्तर पर प्रचलित है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुबंध कृषि कहाँ पे प्रचलित है, तो यह पंजाब और तमिलनाडु में प्रचलित है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज 5 मई 2022 को आयोग ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है। आज इन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया है और कट ऑफ के अनुसार इन्होंने दिखाया है कि 13,90,305 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 15 गुना या उससे ज़्यादा ही बुलाया गया है। और इस तरह से इन्होंने 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया है। यानी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा वो 2,47,667 यानी करीब करीब 2.5 लाख लोग देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए 2 लाख लोग तो अप्लीकेबल हो ही जाएंगे, यानी प्रेजेंट हो जाएंगे, बाकी कुछ लोग अब्सेंट होंगे। यानी 2 लाख लोगों के बीच में ये फाइट बची हुई है 8,085 सीटों के लिए। ठीक है, लेकिन इसका जो कट ऑफ गया है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा चला गया है। अब कट ऑफ देखिए तो यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है किसी को कि अनारक्षित का और ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का और ये आर्थिक रूप से यानी EWS, इन तीनों का जो कट ऑफ है वह 62.96, 62.96 और 62.96 यानी 62.96 नंबर गया है। ये नंबर गया है, स्कोर गया है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर गया है। परसेंटाइल समझने की भूल ना करेंगे, परसेंटाइल तो ये ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर गया है। अगर हम लोग महिलाओं का देखें तो महिलाओं का और भी ज़्यादा चला गया है। महिलाओं का जो कट ऑफ गया है वो देखिए 64 गया है। महिलाओं का कट ऑफ गया है 64.74। ठीक है, और जो अनारक्षित यानी जनरल गया है वो 62.96। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का भी गया है 62.96 और EWS का भी गया है 62.96। फिलहाल ये क्या है ये बाद में समझा जाएगा। अभी OBC जनरल के लिए, EWS के लिए 200 फीस जमा करना है और SC ST के लिए 80 रुपये फ़ीस जमा करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने की सुविधा मिल जाएगी। तो आइए चलिए तैयारी शुरू करते हैं और लगभग 50 दिन के आसपास बचा हुआ है। जी जान लगा दीजिए, 2 लाख लड़के एग्ज़ाम देंगे और इन 2 लाख लड़कों में से 8,085 लोग लेखपाल बन जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत देश में कितने कितने विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, वो कहाँ थे और वो किस वर्ष में हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा विश्वविद्यालय है वह है कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है ये 1857 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है बम्बई या मुंबई विश्वविद्यालय। ये जो है ये भी 1857 में ही किया गया था। और उसके बाद है चेन्नई या मद्रास विश्वविद्यालय, ये भी 1857 में। यानी जो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये 3 नाम हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। उन तीनों में जो है ये कब बना था? 1857 में ही बन गया था। उसके बाद देखते हैं पंजाब विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है उसके बाद होती है 1882 में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 1882 के बाद यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये 1887 में बनता है। और उसके बाद बनता कब है? मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। और नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ बैठक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बनारस विश्वविद्यालय। तो जो बनारस विश्वविद्यालय है ये भी 1916 में बना था। पटना विश्वविद्यालय ये 1917 में बना था, जब कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद आता है उस्मानिया विश्वविद्यालय। उस्मानिया विश्वविद्यालय जो बना है ये बना है 1918 में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो बना था ये बना था कब? 1920 में, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है ना, 1 अगस्त 1920 को। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना। दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ा बाद में बना है। दिल्ली विश्वविद्यालय कब बना? 1922 में। ठीक है, और दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया था? 1911 में, और 1912 से लागू हो गया।
नागपुर विश्वविद्यालय कब बना? नागपुर विश्वविद्यालय बना है 1923 में। आंध्र विश्वविद्यालय कब बना? आंध्र विश्वविद्यालय बना 1926 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? आगरा विश्वविद्यालय। आगरा विश्वविद्यालय जो है ये 1927 का है और अन्नामलाई विश्वविद्यालय ये बना 1929 में। फिर देखेंगे केरल विश्वविद्यालय। केरल विश्वविद्यालय बना था 1937 में और सबसे अंत में जो बना आज़ादी के पहले वो बना राजस्थान विश्वविद्यालय और ये कब बना? ये बना 1947 में। तो इस तरह से आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश भारत में कुल 18 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, जिनमें से सबसे आखिरी में बना राजस्थान विश्वविद्यालय और जो सबसे पहले बना है वो बना है कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक छोटी सी वीडियो और देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी समिति या शिक्षा आयोग किस वर्ष बना और उस वर्ष कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था। ठीक है ना, यानी प्रमुख शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था यह कब आया था भारत में? ये भारत आया था 1854 में, 54 में। और ये किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय आया। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग जो था ये 1882 में आया था और ये किसके समय में आया था? ये आया था लॉर्ड रिपन के समय। उसके बाद आया था रैले आयोग। ये जो रैले आयोग था ये विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना गया। ये कब आया था? ये आया था 1902 में और ये किसके समय में आया था? लॉर्ड कर्जन के समय। 1902 में भारत में कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन भी इसी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था और बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट क्या डिसाइड की गई थी? बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट थी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, और इसी के विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन एस.एन. सेन के द्वारा चलाया गया था। कहाँ? टाउन हॉल के मैदान में, कलकत्ता में। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग जो था ये आया था 1917 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इस समय और इसी समय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट। उसके बाद आया था इंच कैप आयोग। ये क्या था? पांचवा जो आया था इंच कैप आयोग आया 1923 में और उस समय जो वायसराय थे हमारे कौन थे? ये लॉर्ड रीडिंग। अगला आया हरटांग आयोग या इसी को कहा गया प्राथमिक शिक्षा आयोग। तो प्राथमिक शिक्षा आयोग जो आया था ये आया था 1929 में और इस समय कौन थे हमारे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, अगला पॉइंट है ये कि लिंडसे आयोग या प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों के लिए शिक्षा का आयोग। तो ये कब बना था? ये भी आया था हमारे यहाँ 1929 में और इस समय भी इरविन ही थे। सार्जेंट आयोग आया था 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय में और आखिरी जो आयोग आया था आज़ादी के पहले तक वो आया था राधा कृष्णन आयोग। ये आया था 1948 में और इसके जो समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा आयोग शिक्षा के लिए किसके समय में आया और किस सन में आया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।